हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एमसीआरई दिसंबर 2025 में जो पूछा गया है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस सीरीज के ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है तो अब बारी है पार्ट 3 की, जिसमें हम लेकर आए हैं एमसीआरई परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ सही उत्तर ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट, एग्जाम ट्रिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी समझाए जाएंगे, ताकि आने वाली एमसीआरई परीक्षा में आप एक भी नंबर ना छोड़े। याद रखिए, एमसीआरई में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न दोबारा पूछे जाते हैं। इसलिए इस पूरी PYQ सीरीज को ध्यान से देखना आपकी तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हर क्वेश्चंस के साथ अपना आंसर भी सोचिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 41 नंबर का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हर एक पार्ट में, तब जाकर के 100 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स में जाकर के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला हम लोग क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने वाले हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवर टू द पेशेंट। यानी कि इसमें से बताना है आपको कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रोवाइड्स करता है हाई, यानी हाईएस्ट ऑक्सीजन को क्या करता है, ये डिलीवर कर पाता है। वह डिवाइस को आपको इसमें से बतलाना है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे सिंपल फेस मास्क किस तरह का होता है, वह कितना हम लोग को प्रोवाइड कर पाता है, यानी पेशेंट्स को कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाता है। यह आप लोग को अंडरस्टूड होगा। अगर नहीं अंडरस्टूड है तो आगे हम लोग और अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद नेजल कैनुला भी आप लोग जरूर देखे होंगे। वेंचुरी मास्क जो होता है ये भी आप लोग देखे होंगे। HFNC जो होता है इसके बारे में भी आप लोग को जानना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको बतलाना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो अपने माइंड में इसे जरूर सोचिए कि इसमें से कौन, आपका ब्रेन कौन सा क्वेश्चंस को सजेस्ट करता है, तो वह उतना सोचिए। चलिए आपको हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अब समझाने का कोशिश करते हैं। इसमें जो सही आंसर होगा वो आप हमें बताइएगा। इसमें आपको क्या है, नेजल कैनुला एंड प्रो, यानी कि यहाँ पर प्रोंग लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नेजल के पास में इस तरह से लगाते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपको क्लियर है। सिंपल फेस मास्क आप लोग देख रहे होंगे। सिंपल फेस मास्क इस तरह का होता है, ये भी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। पार्शियल्स रीब्रीदर जो मास्क होता है ये क्या करता है, पार्शियली जो रीब्रीदिंग होता है उसको ये क्या करता है, ब्रीथ में हेल्प करता है। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। नॉन रीब्रीदर्स जो मास्क होता है ये क्या करता है कि नहीं करता है, रीब्रीदिंग दोबारा नहीं करता है। उसके बाद वेंचुरी मास्क जो होता है, ये वेंचुरी मास्क यही फ्लो को तय करता है कि कितना फ्लो रेट से जाने वाला। उसके बाद हाई फ्लो नेजल कैनुला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें से एक ऑप्शन जो आपको अभी दिखने को मिला था, यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपको देखने को मिला था, इसको ही हम लोग हाई फ्लो नेजल कैनुला बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो हाई फ्लो यहाँ पर बोलते हैं इसको, हाई फ्लो नेजल कैनुला इसमें बोलते हैं। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसमें इसको हाई फ्लो और नेजल कैनुला इसको क्यों बोलते हैं। तो इसका HFNC है, तो हो सकता है हाई जो यहाँ पर है, तो इसका जो सही अगर आंसर होने वाला है तो वह अगर आप देखिएगा तो इसका D सही आंसर होगा। अगर इसका हम लोग देखते हैं, अगर फ्लो रेट के बारे में आप लोग बात कीजिएगा ना, जो इसका फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट का अगर बात कीजिएगा तो इसका फ्लो रेट जो होता है वह 60 लीटर पर मिनट क्या करता है, प्रोवाइड्स कर पाता है। ऑक्सीजन को इतना प्रोवाइड्स कर देता है, यानी कि 60 लीटर पर मिनट से ये फ्लो कर पाता है। और एक चीज़ इसको याद रखना है आपको कि जो ये होता है 100% अप टू, यानी कि कितना होता है, 100% ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड्स कर पाता है। ये आपको क्लियर रखना है, ये आपको क्लियर रखना है। सिंपल फेस मास्क का जहाँ तक आप लोग बात कीजिएगा, सिंपल जब भी हम लोग फेस मास्क का बात करते हैं तो 40 से लेकर के 60% तक मात्र क्या करता है, तो ऑक्सीजन फ्लो को कर पाता है। चलिए इसमें आपको लिख देते हैं और अपना नोट्स में भी लिख लीजिएगा। नेजल कैनुला जो है
अगर नेजल कैनुला का बात कीजिएगा तो ये 24 से लेकर के 44% तक क्या करता है, प्रोवाइड्स कर पाता है। कितना से, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 24 से लेकर के 44% क्या करता है, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड्स करता है। तो कौन करता है, तो नेजल कैनुला इसमें करता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल फेस मास्क का बात करते हैं, सिंपल फेस मास्क में क्या होता है 40 से 60, यानी कि ये क्या करता है 40 से लेकर के 60% क्या करता है, तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड्स करता है। ये अपना नोट्स में इसको लिखना है आपको। उसके बाद आगे हम लोग अगर देखते हैं रीब्रीदर्स जो मास्क होता है, रीब्रीदर्स जो मास्क होता है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल रीब्रीदर मास्क भी बोल सकते हैं। 60 से 80 होता है, इसका कितना होगा, तो 60 से 80% क्या करता है, ये प्रोवाइड्स करता है। सबसे इसमें अगर हम लोग ज़्यादा की बात करेंगे हाई फ्लो नेजल कैनुला जो होता है ये कितना होता है, तो अप टू 100%, यानी सबसे अधिक यही करता है। अभी क्वेश्चंस में यही पूछा गया था हम लोग से। उसके बाद नॉन रिब्रीदिंग जो मास्क होता है, नॉन रिब्रीदिंग मास्क, ये भी आपको याद रखना है, ये भी 60 से कितना करता है, तो 60 से 90 करता है। इस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसीलिए आपको ये डाटा हम लिख दे रहे हैं कि इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्वेश्चंस अगर इस तरह का क्वेश्चंस पूछे तो आपको क्या करना है, तो इसका आंसर देना है, क्योंकि एम्स जो होता है, एम्स ना प्रीवियस ईयर का ही कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चंस देने का कोशिश करता है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, तो वेंचुरी मास्क है। वेंचुरी मास्क का अगर हम लोग बात करते हैं, वेंचुरी मास्क कितना होता है, तो 24 से 60% ये भी करता है। कितना से करता है, तो 24 से लेकर के 60% ये क्या करता है, फ्लो करता है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो छवों का हमारे पास क्या हुआ, डाटा अवेलेबल हो गया है। तो अब यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। आई होप ये आपको अब तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इसमें होता है, किसमें होता है, तो अगर हम लोग अभी इसका क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए थे ना, डी में जो होता है हाई फ्लो नेजल कैनुला में ये क्या करता है, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, फ्लो करता है, डिलीवर करने का काम करता है, बेटर क्या करता है, पेशेंट्स को कंफर्ट्स करने का ये काम करता है। आई होप एक नंबर आपको बहुत अच्छे से क्लियर, 41 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 42 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज यूज टू सिक्योर द एयरवे ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग लिप प्लेट्स यानी लिप सर्जरी। आपको सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ पर क्लिप जो लिखा हुआ है, प्लेट्स जो होता है ये क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो चाइल्ड क्या होता है, जब जन्म लेता है ना, तो उसका जो लिप होता है, लिप जो होठ रहता है ना, तो ये क्या होता है, कटा हुआ रहता है, इसे कटा हुआ रहता है। इस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह का क्या होता है, कटा हुआ रहता है। इसका सर्जरी में, उसके बाद लिप का जो सर्जरी होता है, इसमें जो यूज होता है, उसमें कौन सा, इसमें से जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा का हम लोग यूज करते हैं, जो ट्यूब का, लेरिंजियल ट्यूब का हम लोग यूज करते हैं, यानी लेरिंजियल ट्यूब का यूज करते हैं, या RAE ट्यूब होता है उसका यूज करते हैं, नेजल एयरवे का करते हैं, LMA का यूज करते हैं। इनमें से कौन सा एयरवे से हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट्स का ब्रीथ को हम लोग सिक्योर करेंगे, सिक्योर करने का काम करेंगे। तो इसमें से आपका कौन सा होगा, तो अभी हम दिखा दिए तो आपको समझ में आ गया होगा। RAE जो होता है इसका सही आंसर यही होता है। RAE जो होता है इसका सही आंसर यही B होने वाला है। तो इसको हम लोग को समझना है, क्योंकि ये इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको जानना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हो सकता है नेक्स्ट जो हमारा CRE आने वाला है उसमें इस तरह का क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो वो हम इसमें दिए। इसका क्या फुल फॉर्म क्या होता है, रिंग एडवायर्स ट्यूब होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं। RAE का फुल फॉर्म होता है रोइस ट्यूब जो होता है, इसका क्या करते हैं, नेजो हम लोग ट्रेकियल ट्यूब में यूज फॉर ओरल कैपेसिटी पैथोलॉजीज, और इफ पेशेंट्स हैज लिप प्लेट्स में हम लोग करते हैं। यानी कि इसका कब कब हम लोग यूज कर सकते हैं, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें क्या बोलिएगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ओरली भी हम लोग कर सकते हैं, और नेजल से भी क्या करते हैं, इंट्यूबेशंस कर सकते हैं, तो उस टाइम में करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेजल में, यहाँ पर इंट्यूबेशंस में इस फिगर में आपको दिया गया है, इसमें क्या है, तो यहाँ पर ओरल दिया हुआ है। तो ये आपको क्लियर है कि ये दोनों में कर सकते हैं। मोस्ट अनहाइजीनिक ट्यूब, इसमें हम लोग क्या करते हैं, साउथ फेसिंग ट्यूब, यानी ये जो मुड़ा हुआ रहता है ना, बाइंडिंग जो रहता है, यही
को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग ट्यूब होता है। ये आपको याद रखिएगा। साइड्स इफेक्ट इसका नेजल ब्लीडिंग हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ओलिटिस मीडिया वगैरह हो सकता है। ये आपको क्लियर सिर्फ करना है कि इसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो होता है क्लिप्स, जो लीप होता है, उसको हम लोग सर्जरी के लिए इसका यूज करते हैं। चाहे होठ का जो होता है लीप का जो सर्जरी होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 43 में अगर बात करते हैं, व्हाट इज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इन सीपीआर, यानी कि कंप्रेस हम लोग करेंगे, उसके बाद वेंटिलेशन यानी वेंटिलेट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो उसका रेशियो होता है वह बताना। सीपीआर के बारे में आप लोग सीपीआर के बारे में कितने बार पढ़ चुके हैं कि सीपीआर क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, तो सीपीआर का यूज करते हैं। सीपीआर में क्या होता है तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसके बारे में कि जब कॉम्प्रेशन बोलेगा यहाँ पर वेंटिलेशन, कॉम्प्रेशन मतलब कि जो हम लोग क्या करते हैं प्रेस करते हैं, दबाने का काम करते हैं, वह हुआ। उसका वेंटिलेशन जो हम लोग ब्रीथ करते हैं पेशेंट्स को, वह हुआ। तो आपको कितने रेशियो में हम लोग करते हैं, तो कितने बार कॉम्प्रेस्ड करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें राइट आंसर तो 15 से 20 है, 30 रेशियो 1 है, 30 रेशियो 2 है, डी में 5 रेशियो 1 है। इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो सी होता है, यानी कि 30 बार अगर हम लोग क्या करेंगे कॉम्प्रेस्ड करेंगे, तब जा करके 2 बार क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं। ये तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये इस तरह से हम लोग वेंटिलेट करते हैं। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे 44 में अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए अप्रोच टू ब्लॉक द ब्रेकियल फ्लेक्सस, यानी कि जो फ्लेक्सस होता है उसमें से इसमें से कौन सा नहीं क्या करता है, अप्रोच नहीं करता है ब्लॉक करने में। तो इसका आंसर आपको बताना है, इंटर स्केलेंस होगा या सुप्रा क्लेविकुलर जो होता है, यानी क्लेविकल का जो ऊपर होगा वह होगा एक्सिलरी। आप लोग को पता चल रहा होगा ये नर्व के बारे में पूछा जा रहा है। इंट्रा स्केपुला जो होता है, यानी स्केपुला जो हम लोग कराता है, यहाँ पर स्केपुला के बारे में पूछ रहा है। इनमें से कौन सा जो होगा कि अप्रोच नहीं करेगा किसमें, तो फ्लेक्सस हम लोग ब्लॉक करते हैं, यहाँ पर पेरिफेरल जो ब्लॉकेज करते हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। सुप्रा जो होता है, हम लोग ये जान रहे हैं कि सुप्रा हम लोग क्या करते हैं, सुप्रा जो क्लेविकुलर होता है, इंट्रा क्लेविकुलर होता है, यहाँ से हम लोग ब्लॉक करते हैं। तो ये हो सकता है, यह क्या होता है, ये ब्लॉक में काम करता है, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये गलत है। इसमें से कौन नहीं करता है वह ढूंढना है। एक्सिलरी भी हम लोग करवे करते हैं, ये आप लोग को पता होगा। इंट्रा स्केपुलर ये अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये दोनों में ए और डी में कंफ्यूजन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी इसका सही आंसर होगा। ए भी हम लोग क्या करते हैं, इंटर स्केलेन का ब्लॉक, ये भी ब्लॉक डालते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आपको फिगर से हम समझाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंटर स्केलेरन जो अप्रोच बोले, अभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिगर के लिए इसी दिए हुए हैं, फिगर को आपको देखना है, इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है, ज़्यादा आपको इसमें नहीं जाना। सुप्रा क्लेविकुलर जो अप्रोच होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, जो ये क्लेविकुलर जो होता है इसके ऊपर लगाया जाता है। इंट्रा क्लेविकुलर हम लोग अप्रोच देते हैं तो वह क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्लेविकुलर का नीचे की तरफ आएगा। एक्सिलरी अप्रोच जब होगा तो यहाँ पर एक्सिलरी जो हमारा लाइन होता है यहाँ से ब्लॉक करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर आपको देखना होगा कहाँ से हम लोग ब्लॉक करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आपको 45 में बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एनेस्थेसिया मशीन, यानी कि इसमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है कि जो क्या है एनेस्थेसिया मशीन का पार्ट नहीं है। अगर वेपोराइजर का बात करेंगे तो ये क्या होगा, वेपोराइजर तो उसका पार्ट है। फ्लोमीटर क्या होगा, फ्लोमीटर भी उसका पार्ट है। उसके बाद ऑक्सीजन एनालाइजर क्या उसका पार्ट है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होगा, उसका पार्ट नहीं होगा। ये जो होगा ये इसका पार्ट नहीं होगा। इसमें बोला है कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये दोनों तीनों क्या होता है, पार्ट होता है। आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग 46 में बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैज द मिनिमम मैक, यानी कि यहाँ पर मिनिमम एल्व्यूलर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह इसमें कौन सा, किसको सबसे कम इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको याद होगा कि डेसफ्लोरेन का कितना होता है, तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे।
उसके बाद सिवोफ्लोरेन का क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, आइसोफ्लोरेन का क्या होता है, तो बोलिएगा सबका हम लोग को क्या का है याद है, बताए कितना होता है। तो डेस्फ्लोरेन का अगर हम लोग पूछेंगे तो कितना बोलिएगा, तो 6.0% आप तुरंत इसका बोलिएगा। उसके बाद सेवोफ्लोरेन का अगर पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 2.05%, यानी 2% भी आप इसका याद रख सकते हैं। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड बोलिएगा सबसे अधिक 104% इसका होता है मैक। उसके बाद आइसो का अगर बात करेगा तो आइसो कितना होता है 1.07% होता है, तो इसका 1 भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर ये डाटा देखते हैं तो इसमें से मिनिमम के बारे में पूछ रहा है, तो मिनिमम सबसे मिनिमम क्या होगा, आप लोग इसका आंसर आप लोग के पास पहले आ गया होगा, इसका क्या होगा डी होता है, डी होगा। तो चलिए आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 47 में, विच ड्रग्स इज यूज टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉन डिपोलराइजिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट का यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बोलेंगे किसको रिवर्स करने का काम करता है, इसमें से कौन सा ड्रग्स रिवर्स करने का काम करेगा, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सक्सेनाइल कोलिन देखते हैं तो ये क्या है, ये भी मसल रिलैक्सेंट है, ये नहीं होगा। उसके बाद न्यूस्टिंगमाइन ये हो सकता है। एट्रोपिन क्या है, एक ड्रग्स है, ये क्या करता है, तो एट्रोपिन हमेशा क्या करता है, तो हमारा हार्ट रेट्स को बढ़ाने का काम करता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। प्रोपोफोल क्या है, इंडक्शन एजेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं, प्रोपोफोल मिल्की कलर का होता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि आईवी एनेस्थेटिक्स एजेंट्स है, ये क्या है, तो एंटीकोलिनर्जिक है, इमरजेंसी ड्रग्स में आ जाता है। न्यूस्टिंगमाइन जो है यही इसका क्या होगा, तो सही आंसर होगा। न्यूस्टिंगमाइन ही क्या करता है, तो रिवर्स करने का काम करता है, जो न्यूरोमस्कुलर जो हम लोग ब्लॉक करते हैं उसको रिवर्स करने का काम करता है। उसमें भी न्यूस्टिंगमाइन किसको किसको रिवर्स कर सकता है, तो रोक्यूरेनियम का कर सकता है, वेक्यूरेनियम को कर सकता है, पेनाक्यूरेनियम को कर सकता है, इन सबको क्या कर सकता है, तो ये रिवर्स कर सकता है। आप लोग को ये याद रखना होगा कि इस सबको ये रिवर्स कर सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें न्यूस्टिंगमाइन होगा। चलिए 48 में अगर हम लोग बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द एनेस्थेसिया मशीन वर्क इन कंप्लीट पावर फेल्योर, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारा एनेस्थेसिया मशीन का जो क्या करता है, अगर हम लोग का पावर कंप्लीटली जब फेल्योर हो जाएगा, मान के चलिए उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं आने लगा है, तो उस टाइम में कौन सा इसमें से काम जो करेगा हमारा प्रॉपर काम करते हुए रह जाएगा। तो इसमें से अगर हम लोग देखते हैं ऑटोमेटिक्स वेंटिलेटर्स का बात करते हैं, वेंटिलेटर जब आ जाएगा तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे, वेंटिलेटर का इलेक्ट्रिसिटी अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा। वेपोराइजर्स को क्या करना होता है, तो जो हमारा वोलेटाइल्स एजेंट होता है उसको वोलेटाइल में चेंज करता है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मैकेनिकल फ्लोमीटर ये हो सकता है, मैकेनिकल फ्लोमीटर्स क्या होगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करता है। ऑक्सीजन एनालाइजर इसको भी क्या चाहिए, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसीलिए इसका आंसर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी को हम लोग मैकेनिकल जो फ्लोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको रोटामीटर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, तो रोटामीटर भी बोल सकते हैं। रोटामीटर देखिए इसमें क्यों नहीं, हम लोग कंप्लीटली जब ब्लड यानी कंप्लीटली पावर जब फेल्योर हो जाएगा फिर भी ये कैसे काम करेगा ये जानिए। जब यहाँ पर सिलेंडर है, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ से क्या है, सिलेंडर है, यहाँ से सिलेंडर है, तो सिलेंडर से क्या हुआ, एक प्रेशर निकल रहा है, मान के चलिए यहाँ से प्रेशर निकला, ये सेंट्रल लाइन से आया है हमारा मशीन के पास, तो मशीन के पास आया है तो इसमें तो प्रेशर तो जरूर है, यहाँ पर क्या है प्रेशर है। तो यहाँ पर हमारा रोटामीटर में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन नोब लगा हुआ है, नाइट्रस है, एयर का नोब्स लगा हुआ है, सारा यहाँ पर प्रेशर बना रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी खत्म भी हो जाएगा तो एक प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, आ रहा है हमारे पास जो ऑक्सीजन कोई भी गैस, तो उसको हम लोग आगे पेशेंट में डिलीवर कर सकते हैं। पॉजिटिव प्रेशर के साथ वो क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए इसमें अगर पावर फेल्योर भी हो जा रहा है तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। विदाउट
इलेक्ट्रिसिटी का भी ये क्या करेगा, कंटिन्यू वर्क करेगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि गैस को बहुत अच्छे से क्या करेगा, फ्लो करेगा, और वह भी लॉन्ग टाइम तक ये काम करता हुआ रहेगा, सप्लाई करते हुए रहेगा अवेलेबल। जब तक सिलेंडर में गैस रहेगा, यानी कि हमारा अगर सेंट्रल जो लाइन है उसमें अगर प्रेफर रहेगा, इन दोनों में अगर प्रेफर रहेगा तो हमारा काम करते हुए रहेगा। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 49 का हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर बैग, यानी रिजर्वायर बैग के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि रिजर्वायर बैग क्या होता है। इन एन एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सर्किट, ब्रीदिंग सर्किट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं कि ब्रीदिंग सर्किट इस तरह से हम लोग बनाए थे। तो वहाँ पर क्या था, तो ऐसे रिजर्व वायर लगा हुआ ऐसे रहता था, रिजर्व वायर लगा हुआ, यहाँ पर सोडा लाइम रहता है इस तरह से, यहाँ पर ये एक्सहेल करता है, ये इनहेल करता है, यहाँ से इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड आता है, फिर यहाँ से जाता है। ये आपको सर्किट यहाँ पेशेंट इन रहता है, आप सर्किट का डायग्राम देख सकते हैं, इसी तरह का होता है। इसमें बोल रहा है कि रिजर्व वायर्स का क्या फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन पूछा जा रहा है, सेकेंडरी टर्सरी भी आप लोग खोजिए। इसमें क्या, मेजर टाइडल वॉल्यूम, मेजर टाइडल वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा कि नहीं, इसमें मेजर क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम इसमें मेजर नहीं होता है। एक्स हैज अ गैस रिजर्वायर, यहाँ गैस रिजर्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लोग रोक रहे हैं, ये को हम लोग गलत कर रहे हैं। चलिए उसके बाद एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है, तो यहाँ पर सोडा लाइम करता है, ये भी नहीं होगा। डिलीवर्स फ्रेश गैस फ्लो डायरेक्टली, यानी कि जब यहाँ से निकलता है, यहाँ जब सोडा लाइम को पार करता है उसके बाद यहाँ से फ्रेश गैस रहता है, या इनलेट से हमारा डायरेक्ट जो फ्रेश गैस आता है वो होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। एक्स हैज अ, यही बी इसका सही हो जाएगा, एक्स हैज अ गैस रिजर्वायर, इसमें सही आंसर इसका यही होने वाला है। तो यही क्या होगा, रीब्रीदिंग बैग भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग को पता होगा। इसका कई कंडीशंस होता है, वो कंडीशन हम बता रहे हैं, अगर लिखना है तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए। चलिए एक नंबर में इसमें क्या करना है कि स्टोर्स करता है फ्रेश गैस फॉर यानी कि इंस्पायरेशन, यानी कि क्या करता है, जब इंस्पायरेशन करता है, जब क्या करेगा, इंस्पायरेशंस करेगा, तो उस टाइम में क्या करता है, स्टोर करने का भी काम करता है। ये आपको याद रखना है कि स्टोर करके रखता है, एलो करता है मैनुअल वेंटिलेशन, यानी कि एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मैनुअल क्या करता है, तो वेंटिलेशंस में ये काम करता है। आप लोग देखे होंगे कि जब सर्किट में क्या होता है, अगर पावर फेल्योर हो गया तो हम लोग बेंच सर्किट वगैरह लगा करके क्या करते हैं, रिजर्वायर से हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करवाते हैं, पॉजिटिव प्रेशर बनवाते हैं, तब जा करके इन्फ्लेट होता है, यानी कि लंग क्या होता है, इन्फ्लेट हो पाता है, तो उसमें भी ये काम करता है। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, इसके लिए बहुत आपके लिए बहुत हेल्प ये करेगा। उसके बाद मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कि ब्रीदिंग जो पेशेंट्स करता है ना, उसका ब्रीदिंग को क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। जब पेशेंट्स लाइट आने लगता है या ब्रीदिंग में रहता है पेशेंट, उस टाइम में क्या होता है, तो बैग जो हमारा आता है, बैग इन्फ्लेट और डिफ्लेट्स होते हुए आपको दिख जाएगा, वह भी काम इसमें करता है। और चौथा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है विजुअलाइजेशन इंडिकेशंस का, वही पैटर्न को क्या करता है, विजुअलाइज करने के लिए विजुअलाइजेशन यहाँ पर करता है, यानी कि हमको दिखाई देता है कि पेशेंट्स क्या है, वेंट पर प्रॉपर चले गया है। तो आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा। 50 में अगर हम लोग बात करते हैं तो विच सेमी क्लोज्ड सर्किट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन अडल्ट, यानी कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि जो सेमी क्लोज सर्किट के बारे में बोल रहा है, सर्किट हम लोग पढ़ रखे हैं कि कितना टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप्स का होता है, ये आप लोग पढ़ रखे हैं। तो उसमें बोल रहा है कि सेमी क्लोज हम लोग क्या पढ़े हैं, ओपन पढ़े हैं, सेमी क्लोज्ड पढ़े हैं, उसके बाद और एक हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इसमें क्लोज सर्किट पढ़े हैं। 3 किस्म का हम लोग पढ़े हैं ना, उसके बाद क्या है, क्लोज्ड सर्किट पढ़े हैं, तो 3 पढ़े हैं। तो इसमें बोला है सेमी क्लोज्ड, तो आप लोग एक चीज़ और जान रहे होंगे, सेमी क्लोज्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्सो नोन एज, हम लोग क्या उसको कह सकते हैं, तो मेपल्सन सर्किट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेपल्सन भी बोल सकते हैं, मेपल्सन भी इसको बोल सकते हैं। तो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं कॉमन यूज एडल्ट्स में जो हम लोग यूज करते हैं, तो मेपल्सन ए यहाँ पर नहीं होगा, मेपल्सन यानी बेन सर्किट यहाँ पर हो सकता है। जैक्सन रिस, ये तो हम लोग को पता है कि ये
क्या होता है, चाइल्ड में यूज होता है, मैगिल है, ये सब नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होता है तो बी, तो बेन सर्किट होता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसमें, सेमी क्लोज ब्रीदिंग सर्किट इन अडल्ट्स में होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ किसका है, तो मेपल्सन डी सर्किट का ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। और 51 में अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग सर्किट यूज फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। अभी जस्ट हम बोल दिए हैं कि इसमें कौन सा होने वाला है, तो ये आपका आंसर आपका तुरंत माइंड में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो जे आर यहाँ पर सर्किट हो जाएगा। इसका सही आंसर जे आर सर्किट हो जाएगा। आई होप ये आपको आप समझ में आ गया। ये भी मॉडिफिकेशन किसका है, तो मेपल्सन किसका है, तो ऐप का ये क्या मॉडिफिकेशन है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 52 में अगर हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस विच प्राइमरीली यूज टू ट्रीट ए सिस्टोल ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा ए सिस्टोल जो ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट आता है, उसमें से प्राइमरी हमारा जो यूज टू ट्रीट में हम लोग क्या यूज करते हैं, वही पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट्स का यूज करते हैं, या एमिड्रोन का यूज करते हैं, एफनिफ्रीन का यूज करते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट्स यहाँ पर ए सिस्टोल ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट आया है, कार्डियक अरेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ये इसमें नहीं होगा। एमिड्रोन भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। एट्रोपिन और एपनिफ्रीन ये दोनों में आपको हो सकता है कंफ्यूजन। तो चलिए हम लोग पहले ये सिस्टोल से जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या होता है कि अगर हम लोग ये सिस्टोल का अगर बात करते हैं, तो ये सिस्टोल का मतलब क्या होता है, अगर इसका बात करते हैं तो ये क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, अब्सेंस होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। यानी कि हमारा जो हार्ट है, यहाँ पर ये जो हार्ट है, हार्ट का कितना चेंबर होता है, तो बोलिएगा 4 चेंबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो, 4 गो चेंबर हम बना दिए हैं। चलिए 4 चेंबर है। इधर अब इधर जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। इधर क्या है, लेफ्ट है। तो राइट जब है तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो राइट आर्ट्रियम बोलेंगे। इधर इसको क्या बोलेंगे, तो लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे। ये सबको क्लियर है, इसमें कहीं डाउट किसी को नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ये क्लियर है। इसमें बोला है कि कार्डियक अरेस्ट, आप लोग को पता है कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो स्टॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो कहाँ पे, तो यहाँ पर जो लगा हुआ रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो एस ए नोड बोलते हैं। और यहाँ पर एक लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ए भी नोड बोलते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि यहाँ से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे जनरेट करता है, दोनों आर्ट्रियम्स के पास होता है। उसके बाद जैसे ए भी नोड के पास आता है, तो यहाँ पर फाइबर्स के द्वारा, यानी परकेंजी फाइबर्स के द्वारा, बंडल ऑफ हीस के द्वारा वेंट्रिकल्स के पास भेजता है, और तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से हो रहा है। तो उसी में बोल रहा है कि सिस्टोल जब होगा तो इसमें हम लोग कौन सा ड्रग्स का प्राइमरीली यूज करेंगे, उसी के बारे में बता रहा है कि जब इस तरह कंडीशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ACLS बोलते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट्स का यूज करते हैं, जिसको CPR हम लोग बोलते हैं, CPR बोलते हैं। तो CPR देते हैं, तो इसी को क्या करते हैं, रीजनरेट करने का काम करता है। और यहाँ पर अगर इसका ECG पेपर में देखिएगा तो वह इसका क्या होता है, कंडीशंस चेंज हो जाता है। उसके बारे में भी अगर बोलिएगा तो उसको भी हम समझा सकते हैं। चलिए उसको भी आपको समझाते हैं कि वह किस तरह से होता है। जब यहाँ पे अभी हार्ट यहाँ पर था ना, जिस तरह से बताए थे ना, हार्ट है, तो यहाँ पर हार्ट है, तो यहाँ इससे ऊपर जो है ये क्या है, तो आर्ट्रियम है। ये सारा क्या है, आर्ट्रियम है। ये क्या है, तो वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल इतना आपको याद रखना है। तो इसमें जब हम लोग, जब यहाँ से आप लोग देखते होंगे कि ऐसे इस तरह से क्या होता है, तो ग्राफ बनता है। ऐसे ये एक ग्राफ बनता है, ऐसे ये बनता है ना, बोलिएगा हाँ। ये होता है PQRST, ये बनता है। P वेव बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद T बनता है। ये तीनों बनता है। तो ये तीनों को पहले समझना है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
जब ये आपको दिखाई देगा इस तरह का, अगर ग्राफ दिखाई देगा पी वाला ग्राफ देगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आर्ट्रियम है ना, आर्ट्रियम क्या किया है तो कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट ये करेगा उस टाइम में ये वेव बनता है। जब क्या होगा, वेंट्रिकल्स मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम में बनता है QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि ये सारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब रेस्ट फेस पर जाएगा, हर तो किसी रेस्ट फेस में जाएगा, तो रेस्ट में जब जाएगा तब टी वेव बनता है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे जैसे ही CRE का एग्ज़ाम खत्म होगा। उसके बाद हम लोग ECG का एक कंप्लीट क्या करने वाले सीरीज चलाने वाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। आपको शुरू से यानी कि 0 से लेकर के एडवांस तक हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको वहाँ से एडवांस में जो है वहाँ तक आपको ये क्लियर हो पाएगा कि एडवांस तक आप समझ पाइएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये होता है। तो चलिए आगे अब हम इसका ड्रग्स की बात करते हैं। जब CPR हम लोग देते हैं, जब इस तरह से ब्लॉक हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, तो उस टाइम में पहला हमारा प्रीफर्स करते एपनीफ्रीन जो इंजेक्शन होता है इसका यूज करते। एपनीफ्रीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ADR भी आप लिख सकते हैं, ADR बोलते हैं। तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा, एपनीफ्रीन इसका सही आंसर होगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 53 में अगर बात करते हैं, विच इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स प्रोड्यूस ब्रोंकोडाइलेशन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जो ब्रोंकोडाइलेशन करता है, यानी कि हमारा जो लंग है, हमारा जो लंग है, लंग को क्या करता है तो यहाँ से ये डायलेट करने का काम करता है। उसके बाद एयरवे जो हमारा होता है बहुत अच्छा से क्या कर पाता है तो यहाँ पे ब्रीदिंग कर पाता है। तो ये कैसे ब्रोंको को यहाँ क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है। डायलेट आप लोग को पता चल गया कि डायलेट क्या फैलना होता है, फैला होता है, इतना से कैसे इतना बढ़ जाएगा, तो वही होता है। इसमें से कौन सा यूज करेंगे तो ये जब आपको ब्रोंको डायलेटर का बात करेगा तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि इनहेशनल बोल रहा है तो ये क्या होगा, पेशेंट GA में जरूर जाएगा, यानी जनरल एनेस्थेसिया में जाएगा, तब ना इसका बात कर रहा है। तो GM जब भी जाएगा तो इस तरह जब ब्रोंको डायलेटर का बात करेगा तो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अस्थमा का जब पेशेंट होगा उसमें जाएगा, उसमें इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव रहता है, यानी कि उसका लंग्स क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अस्थमा हो या ब्रोंको स्पाज्म हो, यानी कि ब्रोंको स्पाज्म होता है तो उस टाइम में भी हमका यूज करना है, यानी कि बहुत क्लियरली वो क्या हो रहा है, अपना इनहेल और एक्सहेल नहीं करता, तो उस टाइम में हम लोग चॉइस करते हैं कि कौन सा होगा। तो आप लोग जान रहे होंगे कि चॉइस ऑफ ड्रग्स जो होता है अस्थमा और ब्रोंको स्पाज्म के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाए थे और समझे भी थे कि क्या होता है। तो सेवोफ्लोरेन इसका सही आंसर होता है। क्या होता है, सेवोफ्लोरेन, ये आपको याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। चलिए आगे हम लोग 54 में अगर बात करते हैं तो विच सुप्राग्लोटिस एयरवे डिवाइस इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें है इंडोट्रेकियल ट्यूब का क्या करता है, इंट्यूबेशन में हेल्प नहीं करता। सुप्राग्लोटिस के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि डिवाइस होता है, जैसे LMA हुआ है तो लेरेंजियल मास्क एयरवे क्लासिक, इसमें से क्या ये यूज करता है, हेल्प करता है, इसमें कि नहीं करता है, यानी कि नॉट यहाँ कॉमनली यूज करते हैं, यानी कि ये हेल्प नहीं करता है, हमको इंट्यूबेशंस में हेल्प नहीं करता। क्लासिक LMA होगा, एयर क्यू होगा, LMA प्रोसील होगा या इंट्यूबेटिंग LMA होगा। ये तो समझ में आ गया कि इंट्यूबेटिंग LMA इसमें हम लोग को काम करता है, तो ये इसमें आंसर नहीं होगा। इंट्यूबेटिंग LMA से ही हम लोग इंट्यूबेट करते हैं, नॉट बोल रहा है तो यहाँ पर ये नहीं होगा। LMA प्रोसील, एयर ट्विक, ये इसका भी हम लोग यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। क्लासिक, उसके बाद LMA प्रोसील में इन दोनों में से आपको बतलाना है कि कौन सा होगा। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे ना तो इसमें क्या होता है तो प्रोसील जो होता है, प्रोसीले इसमें सही आंसर आपका होगा, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोसील क्या करता है तो प्रोसील क्या करने मेनली इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड्स करता है एक बेटर एयरवे सील करने का काम करता है। इसका क्या ही करता है कि एक बेटर क्या करता है तो एयर वे को सील्ड करने का काम करता है, और इससे ज़्यादा ये काम क्या ही करता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। 55 में अगर हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग्स ड्रग्स इज नॉट यूज टू ट्रीट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है।
डीवीटी के बारे में आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो कि यूज नहीं होता। थ्रोम्बोसिस आप लोग को सबको पता होगा, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो जो ब्लड क्लोट्स हो जाता है, ब्लड क्लोट्स हो जाता है, इसी थ्रोम्बस बोलते हैं। सीधा क्लोट्स याद रखिए, क्या होता है, ब्लड क्लोट्स हो जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लोट्स हो जाता है, उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे कि कॉर्नरी आर्टरी जो डिजीज होता था वहाँ भी थ्रोम्बोसिस होता था ना। पहले यहाँ पर क्या होता था, रप्चर होता था वॉल, उसके बाद प्लेग जमा होने के बाद यहाँ से क्या करता है, तो आर्टरी को जाम करने लगता है, ब्लॉक करता है, यहाँ से एयर, अब यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं अच्छे से हो पाता है। तो उसी तरह से ये क्या है, थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस ये आपको क्लियर हो गया। तो ये जब भी थ्रोम्बस बोलेगा, तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं प्रोटामाइन, प्रोटामाइन तो ये आपको समझ में नहीं आया। अनफ्रैक्चुनेटेड हेपरिन, हेपरिन का जब बात आया है तो इसमें सोचने वाला बात है। यहाँ पर लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, यहाँ 2 गो हेपरिन है, एपिक्सावेन यहाँ पर है। अब इसमें से हमको चूज करना, अगर हेपरिन वाला बात कर रहे हैं तो नॉट यूज बोल रहा है, तो हेपरिन का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, तो बोलिएगा हेपरिन क्या है। तो अब तुरंत इसका हेपरिन के बारे में अगर हम लोग पूछेंगे कि आप लोग जान रहे होंगे कि हेपरिन क्या है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि हेपरिन जो है ना, ये क्या काम करता है, तो एंटी कोगुलेंट का काम करता है। ये क्या करता है, तो एंटी कोगुलेंट्स का काम करता है, एंटी कोगुलेंट्स का ये काम करता है। यानी कि ये क्या करता है, थ्रोम्बोसिस को तोड़ने का काम करता है, डिजोल्व करने का काम करता है हेपरिन। तो ये आपको समझ में आ गया कि हेपरिन क्या करता है, ब्लड क्लोट्स को प्रिवेंट्स करता है। तो इसमें से ये दोनों हमारा यूज होता है, बी और सी होता है। अब बच गया ए एंड डी, ए एंड डी बच गया। तो अब इसमें से प्रोटामाइड्स एक बचा है, उसके बाद एपिक्सावेन बचा हुआ है। इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ये आपको पता करना है। तो एपिक्सावेन का अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है कि ओरली हम लोग देते हैं, यानी कि डायरेक्ट ओरली देते हैं, एंटीकोगुलेंट्स का ये भी काम करता है। तो ये भी गलत हो गया, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोटामाइड हो जाएगा। प्रोटामाइड्स क्या होता है, एंटीडोट होता है किसका, तो जब हम लोग रिवर्स करते हैं एंटीकोगुलेंट्स जो होता है एफर्ट्स ऑफ हेपरिन, जब ये हम लोग कुछ ज़्यादा अगर चल जाता है, तो जैसे एंटीकोगुलेंट्स हेपरिन अगर बॉडी में बहुत अधिक चल गया तो इसका एंटीडोट है। ये भी आपको याद रखना है, इसका क्या है, एंटीडोट है। कौन, तो प्रोटामाइड्स जो है, प्रोटामाइड्स क्या है, तो एंटीडोट है, एंटीडोट है किसका, तो ये जब हमारा हेपरिन हो गया, एंटीकोगुलेंट जो होता है वो बहुत अधिक जब बॉडी में चले जाएगा तो उसको रिएक्ट को कम करने के लिए एंटीडोट का यूज करते हैं, तो उसके लिए प्रोटामाइड है। ये भी याद रखिएगा, प्रोटामाइड्स आपसे पूछ सकता है। होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए 56 में हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट ए बेस्ट मेथड फॉर हाई क्वालिटी सीपीआर, यानी कि इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड्स नहीं है, नॉट बेस्ट मेथड्स फॉर हाई क्वालिटी सीपीआर। या एडवांस हम लोग जब कार्डियक लाइफ सपोर्ट्स का बात करते हैं तो उस टाइम में यहाँ पर अगर बात करते हैं पुश हार्ड पुश फास्ट, अगर पुश हार्ड बोलता है पुश फास्ट, तो हम लोग जब क्या करते हैं कॉम्प्रेस्ड करते हैं तो उस टाइम में इस तरह कंडीशन हो सकता है, मिनिमम्स इंटरप्शंस मोर देन 30 सेकेंड। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, 30 सेकेंड्स यहाँ पर लिख दिया गया। एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल, ये भी आपको पता है क्या करते हैं, जब भी हम लोग प्रेस करते हैं उसके बाद फिर इसको छोड़ते हैं, एडिक्वेट जितना हो उसका हम लोग प्रेस किए वहाँ वापस आता है, फिर से प्रेस करते हैं, तो यह भी करते हैं। उसके बाद कंप्रेशंस रेट्स, यानी कि 100 से 120 पर मिनट, ये भी हम लोग करते हैं। यानी कि 30 जो होता है 30 हम लोग कंप्रेस करते हैं, उसके बाद 30 कंप्रेस करते हैं, 2 ब्रीथ करते हैं, ये आपको पता है। तो ये लगातार 1 मिनट में हम लोग कितना बार बोलते हैं कि 3 से लेकर के 4 बार इसको क्या करना होता है, घुमाना पड़ता है। तो इसको हम लोग 3 को अगर 30 को अगर 4 से गुना कीजिए कितना हो जाता है, तो बोलिएगा 120 होता है। अगर 3 से करते हैं तो कितना होता है, तो 3 से कीजिएगा तो 90 होता है, और उसके बाद 4 से कीजिएगा तो 120 होता है। इतना कंप्रेस्ड हो जा रहा है पर मिनट, तो ये भी सही है।
यहाँ पर यह भी सही है। एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल यानी वापस आता है, ये भी सही है। मिनिमम पुश हार्ड पुश फास्ट, ये भी आपको सही समझ में आ रहा होगा। बी में मिनिमम इंटरप्शंस मोर देन, यहाँ पर कितना 30 है। अगर यहाँ पर लेस देन अगर 10 होता है ना, अगर लेस देन 10 सेकेंड होता है तो ये सही, ये भी सही हो जाता, तो इसीलिए ये गलत इसमें हो गया। तो सही आंसर अगर आप अब इसका बात अगर आप कीजिएगा कि सही आंसर इसमें से कौन सा होगा, तो बोलिएगा कि इसका सही आंसर यही क्या होगा, बी। क्या होगा, बी राइट आंसर इसका होने वाला है। आई होप ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। देखिए किस तरह से ये प्रेस करता है, कैसे इसको छोड़ते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। कि कॉम्प्रेस जो करते हैं तो इसका डेप्थ के बारे में आप लोग को जानना है कि कितना 5 सेंटीमीटर होता है, यानी 50 mm भी रहता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इंच में पूछ लेगा तो इंच में भी आपको बतलाना, इंच में भी कई बार पूछा गया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। 2 से लेकर के 2.4 इंच भी आपको याद रखना है, इंच में भी पूछा जाता है, तो इंच भी आपको याद रखना है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो 57 में अगर बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द एनेस्थेसिया मशीन प्राइमरीली कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस, यानी फ्लो ऑफ गैस को प्राइमरीली कौन कंट्रोल करता है, तो प्रेशर गॉज करता है। तो आप बोलिएगा प्रेशर गॉज तो सिलेंडर का प्रेशर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर तो मशीन के बारे में बात कर रहा है, जब मशीन का बात करेगा तो यहाँ पर ये प्रेशर नहीं होगा, तो ये आप बोलिएगा कि गलत है। फ्लो मीटर ये हो सकता है, वेपोराइजर, एपीएल वॉल्व। एपीएल वॉल्व कहाँ पर रहता है, तो एपीएल वॉल्व तो सर्किट में रहता है, तो इसीलिए ये भी नहीं इसमें होने वाला है। वेपोराइजर, वेपोराइजर्स का मेन काम क्या है, तो वेपोराइजर्स का बोलिएगा मेन काम क्या है, तो वेपर में बदलने कन्वर्ट करने के लिए है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी इसका सही आंसर। फ्लो मीटर जो होता है, जिसको रोटामीटर हम लोग बोलते हैं, वही कंट्रोल करता है एंड मेजर द फ्लो रेट, यानी जो हम भेजते हैं ना उसमें ये काम करता है। कौन कौन काम करता है, तो कंट्रोल करने का कंट्रोल करता है एंड मेजर करता है, क्या मेजर्स करता है, मेजर द फ्लो रेट, यानी फ्लो जो रेट इसका होता है वो मेजर करने का काम करता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़, चलिए 58 में हम लोग बात करते हैं बिफोर इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यानी कि इंट्यूबेशन से पहले विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू विजुअलाइज द वोकल कोड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है, इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका क्या आंसर है। 58 का आंसर बहुत इजी आंसर दे यहाँ पर इसका होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में हमारा आप बता सकते हैं। उसके बाद 59 में अगर हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज एन इंडक्शन एजेंट। अगर इंडक्शन एजेंट का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, बी इसका केटामिन जो होता है वह इंडक्शन एजेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद 60 में अगर हम लोग बात करते हैं, वेयर आर द ईसीजी लिम्ब लीड्स प्लेस्ड ऑन द बॉडी, यानी कि जो यहाँ पर ईसीजी लिम्स का बात जब कर रहा है तो वह कहाँ पर हम लोग ऑन द बॉडी पर यूज करते हैं, तो नेक में करते हैं तो बोलिएगा नहीं, चेस्ट में करते हैं तो यहाँ पर बैक में करते हैं तो बोलिएगा नहीं, चेस्ट में करते हैं। लिम्स यानी लिम्स लीड बोल रहा है तो हमारा सही आंसर लिम्स होगा, यहाँ पर ये चेस्ट भी नहीं होगा। यानी लिम्स लीड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि कितना होता है, ओटी में 5 गो लीड्स का यूज होता है, 5 लीड्स का यूज होता है। एक राइट साइड में जो लगता है राइट आर्म इसको बोलते हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड लगता है लेफ्ट आर्म बोलते हैं, उसके बाद राइट लेग की तरफ लगता है तो ये राइट लेग हो गया, उसके बाद लेफ्ट लेग की तरफ लगता है, एक तो सेंटर पर लगता है, तो ये आपका क्या हुआ, ये चेस्ट है, चेस्ट पर आपको बता रहे इस तरह से लगता है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिटेल में बात किए हुए थे। तो ये आपका पार्ट 3 भी खत्म हो गया, तो पार्ट 4 आप लोग जरूर देखिएगा कि 4 को भी आपको देखना है। उसके बाद पार्ट 5 लास्ट में आएगा, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे नॉन टेक्निकल जो है रीजनिंग मैथ्स वगैरह, उस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त का जो ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, उसमें ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। एंड अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करे हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।